भर की बड़ी खबरों में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ मीनाक्षी त्रिवेदी। आज इस बुलेटिन में बात होगी निजी अस्पतालों पर केजरीवाल की सख्ती की, केंद्र सरकार से राहुल के सवालों की, जानेंगे क्या बीजेपी से नाता तोड़ेंगे सिंधिया, और गुजरात कांग्रेस में क्यों तेज हुई हलचल, और आखिर में बात रघुराम राजन के मोदी सरकार को संदेश की। लेकिन तमाम बड़ी खबरों से पहले एक नजर सुर्खियों पर। बिहार में तेज हुई राजनीतिक हलचल, केंद्रीय मंत्री अमित शाह की डिजिटल रैली पर कन्हैया कुमार ने कसा तंज, कहा राज्य में डिजिटल चुनावों का हश्र वैसा ही होगा जैसा देश में बंद और नोटबंदी का हुआ। सरकार की नीतियों से नाराज ट्रेड यूनियन, 3 जुलाई को भारतीय राष्ट्रीय ट्रेड यूनियन कांग्रेस और भारतीय व्यापार संघ सहित 10 ट्रेड यूनियन करेंगे देशव्यापी विरोध, श्रम नीतियों के खिलाफ गुस्सा जाहिर करेंगी यूनियन। छत्तीसगढ़ में 1 जुलाई से नहीं खुलेंगे स्कूल, शिक्षा मंत्री प्रेम साय सिंह ने कहा तैयारी में फिलहाल लगेगा वक्त, 30 जून के बाद केंद्र सरकार की गाइडलाइंस का इंतजार और अभिभावकों की बातें सुनने के बाद ही लिया जाएगा कोई फैसला। उत्तर प्रदेश में बसपा प्रमुख मायावती ने योगी सरकार को दी सलाह, कहा बड़ी बड़ी डिग्री लेकर यूपी आए लोग मनरेगा के तहत खोद रहे हैं गड्ढे, प्रवासी लोगों का उनकी योग्यता के हिसाब से होना चाहिए रजिस्ट्रेशन। 4 धाम यात्रा की तैयारियों में जुटा बद्रीनाथ मंदिर प्रशासन, होगा सोशल डिस्टेंसिंग का पालन, केंद्र सरकार ने 8 जून से शर्तों के साथ मंदिर और अन्य धार्मिक स्थलों को खोलने की दी है इजाजत। सुर्खियों के बाद अब बात आज की सबसे बड़ी खबर की। देश में जब से पूर्णबंदी में रियायतें देने का दौर शुरू हुआ है, वैसे ही स्वास्थ्य मुसीबत से प्रभावित लोगों का आंकड़ा भी तेजी से बढ़ने लगा है। देश की राजधानी में भी हालात खराब होते जा रहे हैं, तो वहीं कुछ निजी अस्पतालों की मनमानी भी जारी है, जिसे लेकर आज दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने गुस्सा जाहिर करते हुए अस्पतालों को चेताया है। इसी पर चर्चा के लिए हमारे साथ मौजूद है राजीव जी, लेकिन उससे पहले देखिए रिपोर्ट। देश में जारी स्वास्थ्य मुसीबत से निपटने के लिए जहां सरकारें अपना पूरा जोर लगा रही हैं, तो वहीं कई लोग इस काम में भी बाधा बनते नजर आ रहे हैं। खासकर प्राइवेट अस्पतालों की मनमानी तो मुसीबत में और इजाफा कर रही है, जिसे लेकर अब दिल्ली के मुखिया अरविंद केजरीवाल काफी सख्त होते नजर आ रहे हैं। जी हां, दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने अस्पतालों में बेड की ब्लैक मार्केटिंग करने वाले सभी अस्पतालों के खिलाफ सख्त एक्शन लेने की बात कही है। उन्होंने कहा कि एक शख्स को प्राइवेट अस्पताल ने बेड देने से मना कर दिया, बहुत गिड़गिड़ाने पर अस्पताल ने 8 लाख रुपए मांगे। दिल्ली में कुछ निजी अस्पताल मुसीबत के वक्त में गलत हरकत कर रहे हैं, इसे बेड की ब्लैक मार्केटिंग कहेंगे। ब्लैक मार्केटिंग इसीलिए होती है क्योंकि अस्पताल में कितने बेड हैं इसकी जानकारी लोगों को नहीं मिल पा रही थी, इसीलिए दिल्ली सरकार की तरफ से ऐप लॉन्च किया गया था। ऐप लॉन्च करने के बाद से बवाल मच गया, अब अस्पताल ही बेड की जानकारी अपडेट कर रहे हैं। केजरीवाल ने कहा कुछ अस्पताल पावरफुल हैं जिनकी राजनीतिक दलों से पहचान है, अस्पताल वाले अब धमकी दे रहे हैं लेकिन इलाज तो करना ही पड़ेगा, वो पार्टी के आकाओं से कुछ नहीं करवा सकते, किसी को भी बख्शा नहीं जाएगा। सभी प्राइवेट अस्पतालों के मालिकों को बुलाया जा रहा है, साफ निर्देश है कि मरीजों का इलाज करना पड़ेगा। अरविंद केजरीवाल ने प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान कहा शुक्रवार को 33 अस्पतालों के साथ बैठक हुई थी, आज सभी अस्पतालों के साथ बैठक हो जाएगी। हमारी सरकार सभी अस्पतालों की समस्या का समाधान भी ढूंढ रही है, कुछ दिन का समय दीजिए मुझे। दुनिया में पहली बार ऐसा ऐप बना है जो अस्पतालों में बेड का डेटा जनता के लिए पारदर्शी कर रहा है। दिल्ली में ऐप लॉन्च होने के बाद से 1100 मरीज प्राइवेट अस्पतालों में मंगलवार से अब तक एडमिट हुए हैं। वहीं अस्पतालों द्वारा इलाज से मना करने को लेकर सीएम केजरीवाल ने कहा अब से एक वॉलंटियर प्राइवेट अस्पतालों में बैठेगा जो लोगों को बेड दिलाने में मदद करेगा। सरकार ने आज आदेश जारी कर दिया है, अब से किसी भी सस्पेक्ट मरीज को एडमिट करने या इलाज करने से अस्पताल मना नहीं करेंगे। अगर कोई अस्पताल सरकार का आदेश नहीं मानता तो उनके खिलाफ सख्त एक्शन लिया जाएगा। अब केजरीवाल ने सख्त लहजे में आदेश तो दे दिया, लेकिन इसका फायदा जनता को मिल पाता है या नहीं, ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा। अब रुक करते हैं राजीव जी का। राजीव जी, आपका स्वागत है। धन्यवाद मीनाक्षी। राजीव जी, मुसीबत के वक्त भी कई प्राइवेट अस्पतालों की मनमानी जनता के लिए परेशानी का सबब बनती दिख रही है, जिसे लेकर आज दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने सख्ती दिखाई और ब्लैक मार्केटिंग करने वालों के खिलाफ एक्शन की बात की है। आपको क्या लगता है कि सरकार इस एक्शन से बेड की जो कालाबाजारी हो रही है उस पर लगाम लगा पाएगी, जनता की मुश्किलें आसान होंगी? देखिए मीनाक्षी, कालाबाजारी या ब्लैक मार्केटिंग जैसे शब्द व्यापार के गलत तौर तरीकों के लिए अब तक इस्तेमाल में लाए जाते थे, लेकिन यह कैसी विडंबना है कि इतनी बड़ी स्वास्थ्य मुसीबत में हमारे देश में अस्पतालों के लिए ऐसे शब्द प्रचलन में आ गए हैं। हमने इलाज को भी कारोबार बना दिया है और यह कोई एक दिन में नहीं हुआ है। बीमा कंपनियों के खेल में निजी अस्पतालों के मुनाफे के लिए सार्वजनिक स्वास्थ्य सुविधाओं को भी भरपूर अनदेखी की गई है। यूनिवर्सल हेल्थ केयर जैसी योजनाएं हमारे यहां लागू नहीं होती हैं और उसका कितना नुकसान आम आदमी को भुगतना पड़ता
लगता है ये आज जैसे हालात में पता चलता है। केजरीवाल जो हैं, अरविंद केजरीवाल, उन्होंने दिल्ली में मोहल्ला क्लिनिक जैसी योजनाओं के दम पर खूब वाहवाही बटोरी, लेकिन उन्हीं के शासन में अगर निजी अस्पताल बिस्तरों की ब्लैक मार्केटिंग करें, यानी कि बिस्तर जो बेड है वो उपलब्ध होते हुए भी मरीज को भर्ती करने से इनकार करें तो या ऊंची कीमत देकर उसे भर्ती करें, तो इसकी जिम्मेदारी किस पर बनेगी? केजरीवाल जी ऐसा करने वालों पर सख्त एक्शन लेने की बात तो कर रहे हैं, और वो ऐसी ही है, जो बात वो कर रहे हैं वो ऐसी बात है कि आग लगने पर कुआं खोदा जाए। जब मरीज को समय पर इलाज ही नहीं होगा, इलाज ही नहीं मिलेगा, तो उसके बाद हुई कार्रवाई से न उसकी तबीयत ठीक होगी और न जो इस दुनिया से चला गया है वो वापस आएगा। दरअसल इसमें केंद्र और राज्य सरकार जो है दोनों की समान जिम्मेदारी है और दोनों ही समान रूप से जिम्मेदार हैं। जब यह नजर आ रहा है कि संक्रमण की रफ्तार रोजाना बढ़ रही है, तो उस हिसाब से इलाज की व्यवस्था भी होनी चाहिए थी। दिल्ली में ही अगर 6000 बेड का दावा जो कर रहे हैं अरविंद केजरीवाल, अगर ऐसा है कि 6000 बेड हैं और रोज 1000-1500 मरीज अगर बढ़ रहे हैं, तो 6000 बेड जो है वो एक हफ्ते में ही भर जाएंगे। और यह कोई साधारण स्थिति तो नहीं है कि मरीज 1-2 दिन में ठीक होकर चला जाएगा। किसी को 1 हफ्ते लग सकते हैं तो किसी को 15 दिन भी लग सकते हैं। इसीलिए सरकारों को ऊपरी लीपापोती की बात छोड़कर तुरंत फैसले लेने चाहिए और आम आदमी के इलाज की व्यवस्था जल्द से जल्द ठीक करनी चाहिए, वरना देश को जो नुकसान होगा उसकी भरपाई होने में दशकों लग जाएंगे। बहुत बहुत शुक्रिया राजीव जी आपका तमाम जानकारियों के लिए। अब बढ़ते हैं अपनी अगली खबर की ओर। पूर्णबंदी के 4 चरणों के बाद देश भले ही अनलॉक मोड में चला गया हो, लेकिन देश की अर्थव्यवस्था फिलहाल उभरती नजर नहीं आ रही है। सरकार ने 20 लाख करोड़ के पैकेज का ऐलान तो कर दिया, लेकिन इससे ना तो लोगों को राहत मिल रही है, ना ही एमएसएमई सेक्टर आर्थिक मुसीबत से उबरता दिख रहा है। इसी बीच अब एक बार फिर कांग्रेस सांसद राहुल गांधी ने सरकार पर सवालों की बौछार की है। सरकार ने जब 20 लाख करोड़ के राहत पैकेज की घोषणा की थी तो पूरा देश तारीफ कर रहा था। खुद मोदी सरकार इस देश की जीडीपी का करीब 10% बता रही थी, लेकिन जब वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने 20 लाख करोड़ के पैकेज को लेकर जानकारियां देनी शुरू की, तो सरकार के पैकेज और रणनीति दोनों पर सवाल खड़े होने लगे थे। आर्थिक जगत के दिग्गज हो या फिर विपक्ष के नेता, सभी सरकार से मौजूदा परेशानी से जूझ रहे लोगों और उद्योग जगत के लिए नकदी देने की मांग कर रहे थे, लेकिन सरकार ने न तो विपक्ष की सुनी और न ही आर्थिक जगत के दिग्गजों की, जिसके बाद अब कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी एक बार फिर सरकार की रणनीति पर सवाल खड़े कर रहे हैं। राहुल गांधी ने ट्वीट किया, सरकार लोगों और एमएसएमई को नकद सहयोग देने से इनकार करके हमारी अर्थव्यवस्था को सक्रियता के साथ नष्ट कर रही है। ये उस दौर जैसा है जब सरकार ने नोट बंद करने का ऐलान किया था। दरअसल राहुल गांधी चाहते हैं सरकार लोगों के खातों में अगले 6 महीने तक हर महीने 7500 रुपए भेजे और तत्काल 10,000 रुपए की मदद करे, लेकिन सरकार फिलहाल राहुल गांधी की सलाह को तवज्जो नहीं दे रही है। कांग्रेस लगातार सरकार से जनता के साथ आगे की रणनीति साझा करने की मांग भी कर रही है, लेकिन सरकार कांग्रेस की हर मांग को नजरअंदाज कर रही है। ऐसे में देखना होगा देश की डूबती अर्थव्यवस्था की नैया मोदी सरकार कैसे पार लगाती है। अब विपक्ष की तरफ से सवाल तो काफी वक्त से बुलंद किए जा रहे हैं, लेकिन देखना यह होगा कि सरकार चुप्पी तोड़कर सवालों के जवाब क्या देती है। खैर, सवाल तो आज कर्नाटक से भी उठ रहे हैं। दरअसल यहां बीएस येदियुरप्पा सरकार एक तरफ स्वास्थ्य मुसीबत से पार पाने की कोशिश में जुटी है, तो वहीं अब स्वास्थ्य हालात के बीच एक ऐसा मामला सामने आया है जिसे लेकर विपक्ष का तल्ख होना तय माना जा रहा है। भारतीय जनता पार्टी शासित राज्य कर्नाटक में स्वास्थ्य मुसीबत के प्रसार को नियंत्रित करने की पूरी कोशिश जारी है और एक हद तक ये सफल भी है। इस बीच राज्य में इस मुसीबत से पार पाने के लिए बनाए गए केयर फंड से जुड़ी खरीद में बड़ी गड़बड़ी का आरोप लग रहा है। दरअसल कांग्रेस के एच के पाटिल की अगुवाई में विधानमंडल की लोक लेखा समिति अस्पतालों के निरीक्षण करने और टेस्टिंग किट और वेंटिलेटर सहित उपकरणों की गुणवत्ता की पुष्टि करके मामले की जाँच शुरू करना चाहती है। हालांकि पाटिल ने कहा कुछ बाधाओं के कारण जांच आगे नहीं बढ़ पाई है और उन्होंने मामले पर विधानसभा अध्यक्ष विश्वेश्वर हेगड़े कागेरी से बात करने की योजना बनाई है। इन लॉजिस्टिक्स और वेयर हाउसिंग सोसाइटी द्वारा उपकरणों की खरीद के लिए प्रभारी द्वारा बनाए गए कुछ खरीद के बारे में एक विसल ब्लोवर द्वारा समिति को जानकारी दी गई है। आरोप है स्वास्थ्य विभाग ने N95 मास्क के 147 रुपए चुकाए, जबकि चिकित्सा शिक्षा विभाग ने उन्हें 295 रुपए में खरीदा है। इसी तरह मल्टी पैरामीटर मॉनिटर जो एक विभाग के लिए 1,67,000 रुपए में खरीदे गए। स्वास्थ्य विभाग की रसीद में 5,37,000 रुपए की लागत बताई गई है। वहीं गुणवत्ता के मानकों पर खरा न उतरने के चलते सोसाइटी ने हाल ही में दिल्ली के एक विक्रेता को कुछ वेंटिलेटर वापस भेज दिए थे। वहीं लोक लेखा समिति यानी पीएससी अब राज्य में स्वास्थ्य मुसीबत की चपेट में आने के बाद पिछले कुछ महीनों में की गई ऐसी सभी खरीद की जांच करना चाहती है।
20 सदस्यीय समिति में सभी दलों के विधायक हैं। पाटिल कांग्रेस के विधायक हैं, जबकि अन्य सदस्यों में से कुछ पूर्व अध्यक्ष रमेश कुमार, HD रेवन्ना और जनता दल सेक्युलर के TA शर्वाना हैं। भाजपा के मुरुगेश निरानी और उमेश कुट्टी भी सदस्य हैं। पाटिल ने बताया कि इस पर स्पीकर के साथ बैठक करेंगे और इसे सुलझाएंगे। ऐसे में अब इस गड़बड़ी को लेकर सत्ता पक्ष क्या प्रतिक्रिया देता है, ये देखना होगा। अब भले ही मामले की जांच की बात की जा रही है, लेकिन मुसीबत के वक्त मुनाफाखोरी की ऐसी खबरें वाकई हैरान करने वाली हैं। खैर, हैरान करने वाली खबर तो आज मध्य प्रदेश से भी सामने आई। दरअसल सूबे में पहले ही शिवराज असमंजस में नजर आ रहे हैं कि उपचुनाव और कैबिनेट विस्तार में सिंधिया खेमे को तवज्जो दें या अपने नेताओं की नाराजगी दूर करें। अब इसी बीच प्रेशर पॉलिटिक्स का दौर भी शुरू हो गया है, जिसके संकेत ज्योतिरादित्य सिंधिया के एक कदम ने दिए हैं। क्या है पूरा मामला, देखिए इस रिपोर्ट में। देश की तमाम स्वास्थ्य और आर्थिक परेशानियों के बीच मध्य प्रदेश में उपचुनाव को लेकर सियासी पारा दिन ब दिन चढ़ता जा रहा है। एक तरफ उपचुनाव करीब हैं, तो दूसरी तरफ शिवराज कैबिनेट का विस्तार भी है। लेकिन सूबे में जो सियासी दांवपेच के साथ बीजेपी ने सत्ता की चाबी हासिल की है, अब वही दांवपेच उसके लिए परेशानी खड़ी कर रहे हैं। जी हाँ, शिवराज के सामने सबसे बड़ी चुनौती है सिंधिया खेमे को तवज्जो देकर खुश करने की और अपने नेताओं की नाराजगी दूर करने की। इस असमंजस की स्थिति की वजह से ही अब तक शिवराज अपने कैबिनेट का विस्तार नहीं कर पाए हैं। उनके अपने नेता तो दबाव की सियासत कर ही रहे हैं, तो वहीं अब ऐसा ही कुछ सिंधिया की तरफ से भी देखने को मिल रहा है। दरअसल बीजेपी नेता ज्योतिरादित्य सिंधिया ने कथित तौर पर अपने ट्विटर अकाउंट से बीजेपी हटा दिया है। इसकी जगह उन्होंने पब्लिक सर्वेंट कर लिया है। कांग्रेस छोड़ने से पहले भी उन्होंने ट्विटर अकाउंट से कांग्रेस हटा लिया था। यही कारण है कि अब सिंधिया के कदम को लेकर एक बार फिर चर्चाओं का बाजार गर्म है। कुछ लोगों का कहना है सिंधिया ने अपने प्रोफाइल में बीजेपी जोड़ा ही नहीं था। हालांकि बीजेपी या सिंधिया की ओर से अब तक इस पर कोई प्रतिक्रिया नहीं आई है। आपको बता दें, सिंधिया ने कांग्रेस में 18 साल रहने के बाद इस साल होली के दिन बीजेपी का दामन थामा। पार्टी में उनकी एंट्री के साथ उनके समर्थकों को शिवराज मंत्रिमंडल में शामिल करने के साथ सिंधिया को केंद्र में कैबिनेट मंत्री बनाए जाने की चर्चा थी। दरअसल उपचुनाव में सिंधिया समर्थक सभी 22 विधायकों को टिकट देने का वादा बीजेपी ने किया है, लेकिन इसमें भी दिक्कतें आ रही हैं। कई सीटों पर पार्टी को अपने पुराने नेताओं का रोष का सामना करना पड़ रहा है। हाटपिपल्या में दीपक जोशी हों या ग्वालियर पूर्व में कांग्रेस में शामिल हो चुके बालेंदु शुक्ला, पार्टी के लिए अपने नेताओं को मनाना मुश्किल साबित हो रहा है। वहीं अगर प्रोफाइल से बीजेपी हटाने के कदम को सियासत की नजर से देखें, तो ये सिंधिया के प्रेशर पॉलिटिक्स का एक तरीका हो सकता है, खासकर इसलिए कि सिंधिया ने कांग्रेस छोड़ने से ठीक पहले इसी तरह अपने ट्विटर प्रोफाइल से कांग्रेस हटा लिया था। अब इन तमाम अटकलों को लेकर सिंधिया या बीजेपी की तरफ से कोई प्रतिक्रिया सामने आती है या नहीं, ये देखना होगा। एक तरफ सिंधिया के फिर से पाला बदलने को लेकर जहां मध्य प्रदेश का राजनीतिक माहौल गरमाया हुआ है, तो वहीं गुजरात में राज्यसभा चुनाव को लेकर सियासत में उबाल आया हुआ है। जी हां, राज्यसभा चुनाव की नई तारीखों के ऐलान के बाद पार्टियों में खूब गहमा गहमी देखने को मिल रही है। गुजरात में तो कांग्रेस के समीकरण ही बिगड़ते नजर आ रहे हैं। अब तक कुल 8 विधायक पार्टी से किनारा कर चुके हैं, लिहाजा बचे 65 विधायकों को लेकर रिजॉर्ट पॉलिटिक्स भी शुरू हो गई है। राज्यसभा चुनावों की नई तारीखों के ऐलान के साथ ही नेताओं के पार्टी छोड़ने का सिलसिला भी शुरू हो चुका है। मौजूदा स्वास्थ्य हालात के कारण जब पहले राज्यसभा चुनाव नहीं हो पाए थे, तो उससे ठीक पहले गुजरात में 5 विधायकों ने कांग्रेस से किनारा करके पार्टी की टेंशन बढ़ा दी थी। कांग्रेस को उम्मीद थी कि बीटीपी के 2 और जिग्नेश मेवाणी के वोट से अभी भी पार्टी 2 सीटें जीत जाएगी, लेकिन राज्यसभा चुनाव की नई तारीखों के ऐलान के बाद अब गुजरात कांग्रेस के 3 और विधायक पार्टी को अलविदा कह चुके हैं। नंबर गेम में गुजरात में जो कांग्रेस पहले अपने बूते 2 सीटें जीत रही थी, अब बीटीपी के 2 और मेवाणी के 1 वोट के समर्थन से भी उसके लिए 2 सीटें बचा पाना मुश्किल हो गया है। खैर, राज्यसभा चुनाव में दोनों सीटें जीतने के लिए पार्टी जरूरी नंबर कहां से लाएगी, वो तो बात की बात है। फिलहाल तो पार्टी के सामने अपने विधायकों को टूटने से बचाने की बड़ी जिम्मेदारी है। लिहाजा पार्टी ने बाकी बचे 65 विधायकों को रिजॉर्ट में भेज दिया है। कांग्रेस ने अलग अलग जोन से आने वाले विधायकों को उनकी सहूलियतों के अनुसार अलग अलग रिजॉर्ट में ठहराया है। उत्तरी क्षेत्र के 21 विधायक अंबाजी के रिजॉर्ट में पहुंचे हैं। हर जोन की जिम्मेदारी बड़े नेताओं को सौंप दी गई है। साथ ही पार्टी ने बीजेपी पर गंभीर आरोप भी लगाए हैं। पिछले दिनों कांग्रेस पार्टी ने ट्वीट किया था, गुजरात में बीजेपी सरकार मौजूदा मुसीबत को रोकने में सफल नहीं हो सकी है, लेकिन विधायक खरीदने में बीजेपी का पूरा नियंत्रण है। क्या कोई भी सरकार या कोई भी पार्टी इस स्तर पर पहुंच सकती है? कुल मिलाकर देखा जाए तो गुजरात में राज्यसभा चुनाव को लेकर कांग्रेस के लिए अच्छे संकेत नहीं है। देखना होगा इसके बावजूद पार्टी दोनों सीटें जीतने के लिए जरूरी संख्या बल जुटा पाती है या नहीं। और बुलेटिन के आखिर में बात रघुराम राजन के मोदी सरकार को दिए संदेश की। देश में मौजूदा मुसीबत के चलते मोदी सरकार के सामने परेशानियों का अंबार लगा हुआ है। सरकार ने 20 लाख करोड़ के पैकेज के ऐलान से परेशानियां कम करने की कोशिश जरूर की, लेकिन
फिलहाल मोदी सरकार की परेशानी खत्म होती नहीं दिख रही है। इसी बीच आरबीआई के पूर्व गवर्नर रघुराम राजन ने सरकार को कुछ जरूरी सुझाव दिए हैं। क्या कुछ कहा है रघुराम राजन ने, देखिए इस रिपोर्ट में। मोदी सरकार के सामने परेशानियों का ऐसा अंबार लगा हुआ है कि सरकार उस पे उलझती नजर आ रही है। विपक्ष सरकार से सवाल कर रहा है तो वहीं सरकार तमाम सवालों पर चुप्पी साधे बैठी है। अर्थव्यवस्था गर्त में जा रही है, लोगों के सामने रोजगार की परेशानी है और कई लोगों को तो 2 वक्त की रोटी के लिए जूझना पड़ रहा है। सरकार ने तमाम परेशानियों से पीछा छुड़ाने के लिए 20 लाख करोड़ के पैकेज का ऐलान तो कर दिया, लेकिन सिर्फ ऐलान करने भर से ही सरकार का काम खत्म नहीं होता। ये कहना है आरबीआई के पूर्व गवर्नर रघुराम राजन का। उन्होंने कहा, ऐलान करने के बाद सरकार बैठ नहीं सकती, ग्राउंड पर क्या असर है उसको लेकर कदम उठाने चाहिए। सरकार ने गरीबों के लिए राशन का ऐलान किया था, क्या वो लोगों तक पहुंच रहा है? क्या वो लोग उससे संतुष्ट हैं या आपको और भी काम करने की जरूरत है? आप लोगों को उनके हाल पर नहीं छोड़ सकते। इसके अलावा राजन ने सरकार की रणनीति को लेकर भी सवाल खड़े किए। उन्होंने कहा, सरकार ने मौजूदा मुसीबत को रोकने के लिए पहला कदम नहीं उठाया। हाउस होल्ड और लघु उद्योग को कम से कम नुकसान हो, इस पर सरकार को कदम उठाना चाहिए था। साथ ही रघुराम राजन ने इस साल जीडीपी ग्रोथ नेगेटिव रहने की बात भी कही। कुल मिलाकर देखा जाए तो मोदी सरकार को 20 लाख करोड़ के पैकेज के ऐलान के बाद पैकेज की समीक्षा करने की भी जरूरत है। साथ ही सरकार को ये भी सुनिश्चित करना होगा कि हर जरूरतमंद को सरकारी राहत का फायदा मिल सके। फिलहाल दिन भर की बड़ी खबरों में इतना ही।